आप शुरू कर दीजिए भाई साहब। जब आप कहेंगे तो नहीं, शुरू कर दीजिए आप, शुरू कर दीजिए। रिस्पॉन्स वहाँ से आया नहीं ना कोई, या तो एक बार फ़ोन कर लो। नहीं। चैट तो आ गया 28। लाइव हो गया, हो गया। करेक्ट हो गए ना भाई साहब, करेक्ट हो गए हैं तो चालू करें। ठीक, कर दीजिए भाई साहब। ठीक, हाँ हाँ हाँ, चालू कर दीजिए भाई साहब, कर दीजिए कर दीजिए। एक रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक आध मिनट रुक जाइए, कोई जल्दी नहीं। आपने करेक्ट लिया भाई साहब? आपके फ़ोन में कनेक्ट हो रहा है? मेरे पास तो वो नहीं है, लिंक नहीं है। ये देखो, मैंने आपको भेजा था। आप व्हाट्सएप कर दीजिए। नहीं नहीं किया नहीं, इसमें वो तो है लिंक जिसको क्लिक करके हो जाए। मैं लिंक नहीं आपके पास? भाई साहब ने जो मैसेज भेजा था वो कहाँ? ये लिखना पड़ेगा। ना ना ना, रुकिए, मैं अब शुरू करता हूँ। आप शुरू करिए सर। नमस्कार। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के मान्यवर उपकुलपति महोदय श्रीमान अग्निहोत्री जी, डॉक्टर अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बलवान गौतम जी, कार्यक्रम के समन्वयक श्री किस्मत कुमार जी, और इस कार्यक्रम में प्राध्यापक बंधु, विद्यार्थीगण, समाज के सज्जन वृंद, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मित्रों को मैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज मुझे जो विषय बोलने के लिए दिया गया है, श्रम जगत के दो दृष्टा डॉक्टर अंबेडकर और श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, इस विषय को प्रारंभ करते समय, क्योंकि दोनों श्रम जगत की चर्चा दोनों के संबंध में करनी है, इसलिए मैं केवल इतना निवेदन करता हूँ कि भारत का ट्रेड यूनियन मूवमेंट उतना ही पुराना है जितना सृष्टि में भारतवर्ष जितना पुराना है, उतना ही पुराना भारत का ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। प्राचीन काल में ट्रेड यूनियन मूवमेंट का स्वरूप वर्तमान स्वरूप से थोड़ा भिन्न प्रकार का स्वरूप था। उस समय अनेक प्रकार के जो संगठन बनते थे, मालिक मजदूरों के संबंध भी रहते थे, और प्रबंधक कर्मचारियों की सब प्रकार की चिंता ये करते थे। यहाँ तक पढ़ने को मिलता है, शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में वेतन के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया श्रेष्ठ, संयुक्त परिवार के की आजीविका के लिए जितना आवश्यक है उसको उन्होंने श्रेष्ठ और वेतन बताया। दूसरा बताया अवश्य पोषा, माता पिता, पत्नी, बच्चे इत्यादि पर जितना खर्च होता है इसको उन्होंने अवश्य पोषा बताया। उससे जो थोड़ा कम जिसको मिलता है उसको उन्होंने कहा समा, और सबसे कम जिसको मिलता है उसको उन्होंने हीन। ऐसा 4 प्रकार के वेतन की परिभाषा शुक्राचार्य ने अपनी वेतन नीति में की है। वर्तमान काल में भी जब हम देखते हैं तो हाईली स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, आज भी उसी प्रकार की 4 प्रकार की व्यवस्था ही और उस समय चल रही है। शुक्र नीति में ये बताया गया है कि जो कर्मचारी 12 महीने काम करता है,
लगातार, उसको 1 मास का अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। यानी ये जो अतिरिक्त वेतन है, आज की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि इसको बोनस जिसको कहते हैं, इसकी परिभाषा उस समय भी थी कि 12 महीने काम करने वाले को 13 महीने का वेतन मिलेगा। उस समय भी मातृत्व अवकाश की व्यवस्था थी, महिला को प्रसूति के समय कितनी छुट्टी मिलेगी, वार्षिक छुट्टी की व्यवस्था बनाई गई थी। अनेक प्रकार की सारी सुविधाएं कर्मचारी के संबंध में उस समय भी की गई थी जो आज की जाती है। किंतु वर्तमान में भारत का जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट का स्वरूप है या दुनिया के ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जो स्वरूप है, ये वर्तमान जो औद्योगिक नीति बनी 17वीं शताब्दी में, उसके कारण से वर्तमान ट्रेड यूनियन का स्वरूप दिखाई देता है। क्योंकि इस औद्योगिक नीति में विशेषकर अंग्रेजों ने जो नीति बनाई, उसमें उन्होंने मजदूरों का शोषण कैसे किया जा सकता है, वो ये कहते ही थे अगर किसी को भरपेट भोजन मिलेगा, कोई आराम से सोएगा, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए कम वेतन देना, कम आराम की सुविधा देना, इसलिए 14 घंटे 16 घंटे काम लेना, यह इसके विरोध में, शोषण के विरोध में वर्तमान की ट्रेड यूनियन संगठित होना प्रारंभ हुई। हिंदुस्तान में भी 1860 में और पहली यूनियन रेलवे के कर्मचारियों की बन गई थी, जिनकी मुख्य मांग ही थी कि काम के घंटे कम किए जाएं, काम के, और ये 8 घंटे से अधिक नहीं चाहिए। इस प्रकार की मांग को लेकर के ये कार्यक्रम यूनियन बनी थी। 1870 में यूनियन बनी। 1878 में एक यूनियन बनी, उसने बॉम्बे विधान परिषद में कर्मचारियों की सुविधा क्या क्या मिलनी चाहिए, इसको लेकर एक बिल पारित करवाने का प्रयास किया। किंतु उस समय की सरकारी नीति के कारण से वो बिल पास नहीं, उसका वो असफल प्रयास हो गया। किंतु इससे देश का ट्रेड यूनियन मूवमेंट निराश नहीं हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान में आती है सारे ट्रेड यूनियन इतिहास में, हालांकि 84 में नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र के एक बड़े नेता बने, किंतु जो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में आती है, बंगाल का जब विभाजन किया गया 1905 में, 1905 से 9 तक बंगाल विभाजन का जो सारा जो आंदोलन देश में चल रहा था उसके खिलाफ, उसको लेकर के मजदूरों ने उस आंदोलन के समर्थन में अनेक हड़तालें की। और अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल ये 1908 में लाला लाजपत राय जी की गिरफ्तारी के बाद हुई। यानी लाला लाजपत राय जी की गिरफ्तारी जब 1908 में हुई तो देश में ऐतिहासिक हड़ताल हुई, उससे बड़ी हड़ताल आज तक नहीं हुई। ये सारी गतिविधि जब चल रही थी, उसी समय 1919 में एक आईएलओ का गठन की बात चली। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की चर्चा हुई। उस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक मांग थी कि भारत का प्रतिनिधि उसमें रहना चाहिए, किंतु उस समय भारत में संगठित दृष्टि से अखिल भारतीय कोई महासंघ, कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी। पहले नेताओं ने प्रयास किया कि क्या राजनीतिक लोगों को वहां भेज सकते हैं क्या, तो आईएलओ ने उसको मना किया। आईएलओ की मांग पर हिंदुस्तान में पहली बार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम से 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में इसका गठन किया गया। और शेरे पंजाब, जिनको हम कहते हैं आदरणीय लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी भी कहते हैं, वो इसके अध्यक्ष बने और एमएन जोशी करके वो इस संगठन के महामंत्री बने। और ये संगठन शुद्ध रूप से देशभक्त मजदूरों के लिए एक प्लेटफॉर्म था जो बना था आईएलओ की मांग पर। ये संगठन चला। बाद में जब अलग अलग हिस्सों में संगठन बनने प्रारंभ हुए तो 1926 में उस समय की सरकार ने विधिवत रूप से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बनाया, जिसके माध्यम से
मजदूरों को अपनी यूनियन का पंजीकरण करवाने का अधिकार और ये दिया गया। ये एक बड़ी सफलता जो 1860 से लेकर 1926 तक जो अलग अलग हिस्सों में यूनियनें बनी, उसकी एक बड़ी सफलता और ट्रेड यूनियन के नाते मजदूरों को मिली। ये एक बड़ी विशेष उपलब्धि उसमें हुई। इसी बीच में वर्तमान में भारत रत्न का सम्मान जिनको दिया गया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यह विदेश से पढ़ करके, विदेश में सारी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके 14 अप्रैल 1923 को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भारत में वापस आए और वापस आने के बाद मुंबई के लॉ कॉलेज में इनको प्राचार्य के नाते नियुक्ति मिली। किंतु देश का दुर्भाग्य उस समय भी डॉक्टर अंबेडकर का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वहाँ भी उनको वो सारी समस्याएं झेलनी पड़ी जो अभी तक वो झेलते हुए आ रहे थे। यानी छुआछूत की बीमारी ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और सब प्रकार का संकट ये बना हुआ था। इसके कारण से उनको मुंबई के टेक्सटाइल वर्कर की लेबर कॉलोनी में और रहना पड़ा। वहाँ जब वो रहते थे टेक्सटाइल में, तो उस समय टेक्सटाइल मजदूरों की जो समस्या थी, जो उनके सामने आ रही थी, उनको देख करके उनके मन को एक अलग प्रकार के आंदोलन की दिशा बनी और उन्होंने तय किया कि इन गरीब मजदूरों के लिए भी और मुझे आने वाले समय में संघर्ष करना है। और उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे अपने संघर्ष को प्रारंभ किया, श्रमिकों को इकट्ठा करना शुरू किया। किंतु डॉक्टर अंबेडकर ये एक बात सोचते थे, क्योंकि तब तक वामपंथियों की भी घुसपैठ ट्रेड यूनियन में प्रारंभ हो गई थी। वो एक बात पक्का सोचते थे कि केवल ट्रेड यूनियन की लड़ाई लड़ने से, केवल मजदूरों की मांग को रखने से मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर को यह पक्का लगता था, उनका पक्का मत था इस बात को लेकर के कि जब तक मजदूर आंदोलन राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगा, तब तक उसको न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई और तुरंत बाद जो चुनाव हुआ उसमें उनके 17 प्रत्याशियों को उन्होंने चुनाव लड़ाया और 15 प्रत्याशी उनके चुनाव जीत गए। कांग्रेस के ये जो आरक्षित सीटें थी उस समय की, उसमें केवल 2 सीटें जीती। 15 में से 13 सीटें डॉक्टर अंबेडकर की स्वतंत्र लेबर पार्टी ने जीती। उसके कारण से मुंबई विधानसभा में वहाँ एक मजबूत दल के नाते और उनकी पार्टी खड़ी हुई। उसी समय 1938 में कांग्रेस ने एक औद्योगिक विवाद अधिनियम आईडी एक्ट नाम से एक कानून ये मुंबई असेंबली के सामने रखा। इस कानून में पढ़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जबरदस्त ढंग से विरोध किया और इतना कठोर शब्दों में उसका विरोध किया। उन्होंने 3 शब्द बोले उसके बारे में मुंबई असेंबली में, जो आज भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। एक बोला, इट इज बैड, ये बहुत बुरा है। इट इज ब्लडी, ये खूनी है। ये इट इज ब्लड थ्रस्टी, ये खून का प्यासा। ऐसा इस प्रकार का ये कानून है जिसका मैं विरोध करता हूं। उसका विरोध करने का एक बड़ा कारण ये था कि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार बहुत सीमित मात्रा में दिया जा रहा था, किंतु प्रबंधकों के अधिकार बड़े असीमित थे। अगर कहीं मजदूर आंदोलन करे, कहीं मजदूर संगठित होने लगे, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पुलिस का उपयोग करना, इसका अधिकार तक प्रबंधक को दिया गया था। यानी पुलिस के अधिकार का उपयोग करने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, सीधा उद्योगपति ही उसका उपयोग कर सकेंगे।
ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब ने उस कानून का विरोध किया असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर। बाद में वायसराय की 1942 में जो सरकार बनी उसमें बाबा साहब को लेबर मिनिस्टर के नाते अपॉइंट किया गया। उनको 2 बड़े मंत्रालय मिले थे, जल विभाग और श्रम मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय, ऐसे बड़े मंत्रालय उनको दिए गए थे, जिसमें उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन के नाते बहुत दूरदृष्टि रख करके और नीतियां बनाई, जिसके परिणाम अभी तक भी हम देख रहे हैं। बड़े बड़े डैम की जो रचना हुई है, उसमें विद्युत उत्पादन की जो रचना हुई है, वो आज भी चल रही है। ये बाबा साहब की देन थी कि दूरदृष्टि रख करके उस समय, क्योंकि उनका मूल सोच ये था कि मजदूरों को राजनीति में हस्तक्षेप करना ही चाहिए, इसको ध्यान में रख करके बाबा साहब को जब 1942 में मौका मिला तो बाबा साहब ने जो पहला काम किया, आईएलओ की गाइडेंस में जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती थी उस समय तक, 6 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1920 से 1942 के बीच में संपन्न हुई थी। उसमें इंडियन नाम की इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी, वास्तव में कुछ ब्यूरोक्रेट बैठ करके और जो चाहे मनमाना ढंग से अपनी नीति तय करते थे। बाबा साहब ने कहा कि ये नीति ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो उसको आप शामिल करते हो जिसको लाभ मिलना है, जो बेनिफिशियरी है, और ना उसको आप शामिल करते हो जिसको लाभ देना है, यानी प्रबंधक भी नहीं है, मजदूर भी नहीं है। तो बाबा साहब ने ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को वास्तव में त्रिपक्षीय और उसका आधार बनाया, क्योंकि उनको लगता था इसके बगैर बात बनेगी नहीं। बाबा साहब ने अपनी सारी चीज़ों के 2 आधार बिंदु जो तय किए थे, एक आईएलओ और दूसरा रॉयल कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में आई थी, जो ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उसको निकाल करके बाबा साहब ने इन 2 चीज़ों को आधार बनाकर और मजदूरों की दिशा में अवस्था सुधारने के लिए बाबा साहब ने काम किया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्रम मंत्री इस नाते से बाबा साहब ने कई सारे काम ऐसे किए जो भविष्य में मील के पत्थर के जैसे और साबित हुए। जैसे 27 नवंबर 1942 को जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई 7वीं, उसमें पहली बार काम के घंटे वैधानिक रूप से 14 से घटाकर 8 किए गए। 27 नवंबर 1942 तक मजदूर से 14 घंटे तक काम लेने की एक परंपरा चल रही थी। बाबा साहब ने इसको बदल करके और 8 घंटे किया। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, इस प्रकार का कानून बाबा साहब ने बनाया। बाबा साहब ने उस समय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की ताकि मजदूरों को रोजगार मिले, इसकी स्थापना की। हमको ध्यान है दूसरे विश्व युद्ध के समय मजदूरों को, कर्मचारियों को युद्ध भत्ता दिया जाता था, किंतु बाद में भी वो रुका नहीं, महंगाई का बढ़ना, इसलिए बाबा साहब ने डियरनेस अलाउंस की व्यवस्था कराई। बाबा साहब ने मैटरनिटी बेनिफिट, लीव बेनिफिट कैसे मिलेगा, इसकी व्यवस्था करवाई। पे स्केल का रिवीजन बाबा साहब ने करवाया। और 2 जो बड़े मील के पत्थर बाबा साहब ने स्थापित किए, कई सारे, जो आज भी वर्तमान की भारत सरकार भी और राज्य सरकारें भी उन्हीं कानून के सहारे ही चलती है, उन्हीं कानून के सहारे चलती है। वो कानून है मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट 1948 भले ही स्वतंत्रता के बाद पारित हुआ, किंतु इसका मसौदा बाबा साहब ने पहले ही वहाँ की वायसराय काउंसिल की कैबिनेट में रखा था और वो वहाँ पारित हुआ था, इसलिए बाद में वो कानून बना। एक दूसरा बड़ा कानून बना 1947 की मई में, देश की आज़ादी से जस्ट पहले। वो कानून था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जो आज तक एग्जिस्ट करता है। अभी सरकार लेबर कोड्स में बदल करके उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल में
और बदलाव करने जा रही है, किंतु आज की तारीख तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चलता है। एक तीसरा जो बड़ा कानून था, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कानून था, और पूरे साउथ एशिया में उस प्रकार का कानून आज तक नहीं है कहीं भी, बल्कि दुनिया में भी नहीं होगा शायद, वह एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, ESIC का। यानी मजदूर के स्वास्थ्य की चिंता करना, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसको सिकनेस बेनिफिट मिलेगा क्या, उसको डिसेबल बेनिफिट मिलेगा, उसको मेडिसिन मिलेगी, इस प्रकार फ्यूनरल चार्जेस मिलेंगे, 6 प्रकार के लाभ दे करके एक कानून 1948 में ही बाबा साहब ने बनाया, जिसके कारण से मजदूरों को बड़ा लाभ हुआ। PF की दृष्टि से बाबा साहब ने कोयला और माइंस वर्कर्स के लिए PF एक्ट की सुविधा दी। महिलाओं को अंडरग्राउंड माइंस में जाना बंद किया, अंडरग्राउंड माइंस में महिलाएं नहीं जाएंगी। बाबा साहब ने कहा महिलाएं रात की ड्यूटी नहीं करेंगी। हड़ताल का अधिकार बाबा साहब ने मजदूरों को दिया। और बाबा साहब को जो लगता था, एक बड़ा जो चिंतन बाबा साहब का था जो निकल करके आया, कि ये सब कानून बनेंगे किंतु इस कानून का इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसकी मशीनरी क्या होगी। तो चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर में ये बाबा साहब ने अपॉइंट किया, और उस समय जो उनके सहायक थे वायसराय काउंसिल में, उनके साथ जो सहायक मंत्री थे, उनको ही पहला चीफ लेबर कमिश्नर अपॉइंट किया। जोशी नाम के उनके सहायक थे, उसको चीफ लेबर कमिश्नर अपॉइंट किया, क्योंकि लेबर कमिश्नर की मशीनरी अगर नहीं होगी तो ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। इस प्रकार का चिंतन बाबा साहब का था। उसी समय एक दूसरा नाम हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन में उभरा, वो नाम था श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का। दत्तोपंत जी का जन्म 1920 में आरवी में 10 नवंबर को हुआ। शिक्षा दीक्षा के बाद 1942 में आप संघ के प्रचारक बने। केरल में काम किया, बंगाल में काम किया। बाद में जब ये निर्णय किसी एक स्तर पर आकर हुआ कि मजदूर क्षेत्र की चिंता करनी है, तो 1949 से लेकर 1955 तक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन का काम क्या है, इसका अनुभव उन्होंने किया। हम अगर देखेंगे बाबा साहब में और ठेंगड़ी जी में एक बड़ी समानता दिखाई देती है। दोनों का साथ साथ का कार्यकाल भी है। बाबा साहब के बड़े विश्वस्त सहयोगी भी दत्तोपंत जी थे। इतने विश्वस्त थे कि उनका जो भंडारा का चुनाव हुआ 1954 में, उसके इलेक्शन एजेंट के नाते ये बाबा साहब ने दत्तोपंत जी की नियुक्ति की थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब ने उनको नियुक्त किया था। इतने विश्वस्त थे। किंतु दोनों का कार्यक्षेत्र में जो एक बड़ी समानता दिखाई देती है, बाबा साहब और दत्तोपंत जी दोनों उपेक्षित समाज के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। बाबा साहब के जीवन में उपेक्षित समाज में वो दलित समाज की चिंता करते थे, किंतु दत्तोपंत जी ने समूचे मजदूर क्षेत्र का ये जो उपेक्षित समाज है, इसको अपना कार्य क्षेत्र बनाया। उस समय ही अगर हम देखेंगे, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना ये 1955 में 23 जुलाई को लोकमान्य तिलक जयंती के दिन की गई। संयोग से चंद्रशेखर आजाद की जयंती भी उसी दिन आती है। इन दो महापुरुषों के जन्मदिन पर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई। अगर दत्तोपंत जी को समझना हो तो भारतीय मजदूर संघ को ही समझना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ को समझे बगैर, क्योंकि एक नया, जैसे बाबा साहब के कारण से वामपंथी आंदोलन, जो ये वामपंथी आंदोलन बन गया था ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, बाबा साहब ने वामपंथियों के चुंगल से निकाल करके और उस आंदोलन को खड़ा किया। वैसे ही दत्तोपंत जी ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को एक राष्ट्रवादी मूवमेंट के नाते और देश में खड़ा किया। 1955 को ही कुछ बातें कही गई थी। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक इस नाते से सरदार दत्तोपंत जी ने पहले दिन ही कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ
ये गैर राजनीतिक मजदूर संगठन रहेगा। अपने आप में ये एक नया विचार था, क्योंकि उससे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा, बाबा साहब भी मानते थे कि मजदूर आंदोलन को राजनीतिक हस्तक्षेप करना ही चाहिए, किंतु यह सरदार दत्तोपंत जी ने कहा कि गैर राजनीतिक मजदूर संगठन रखेंगे। किंतु राजनीति के प्रति हमारी उदासीनता होगी क्या? तो राजनीति के प्रति हमारी उदासीनता नहीं होगी, हम रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन में विश्वास रखेंगे, उत्तरदायी सहयोग करेंगे। जितना प्रशासन शासन मजदूरों को, गरीबों को सहयोग करेगा, उतना ही सहयोग भारतीय मजदूर संघ सरकार को करेगा। यदि सरकारें मजदूरों का, गरीबों का विरोध करेगी, तो उससे तीव्र विरोध भारतीय मजदूर संघ उन सरकारों का करेगा। सरकार किस दल की है, किस दल की नहीं है, ये एक अलग प्रकार की बात है, किंतु भारतीय मजदूर संघ की नीति सरकार के एक्शन पर रिएक्शन की है। एक बड़ा मजेदार उदाहरण ध्यान में आया 1978 में, क्योंकि सरदार दत्तोपंत जी ने आपातकाल में लोक संघर्ष समिति के सचिव के नाते एक व्यापक काम किया था और बहुत सारे नेताओं से उनके संबंध आ गए थे। तो उस समय यह कहा गया, उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी द्वारा, कि भारतीय मजदूर संघ और हिंद मजदूर सभा का विलय करना चाहिए, और विलय करके इसको, जैसे इंटर कांग्रेस का अंग है, इसको जनता पार्टी के अंग के नाते, जनता पार्टी के एक विंग के नाते भारतीय मजदूर संघ को काम करना चाहिए। किंतु दत्तोपंत जी की नीति जो गैर राजनीतिक संगठन की थी, तो उन्होंने, जो ध्यान में आता है, पूजनीय गुरुजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक, उन्होंने एक बात कही थी राजनीतिक दलों से के संबंध में, कि कोई भी मजदूर संगठन अगर राजनीतिक दल से जुड़कर जाएगा तो 3 टांग का व्यक्ति हो जाएगा। अगर 2 टांगे बांध दी जाएगी तो 3 टांग का व्यक्ति होगा, और 3 लेग्स व्यक्ति ये दौड़ नहीं सकता। इसलिए राजनीति का अपना काम है और हमारा अपना काम है, इस नाते से वह एक बड़ा मामला हुआ। दूसरी बात जो सरदार दत्तोपंत जी ने कही, मजदूर ये राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको बहुत राष्ट्र निर्माण के काम में एक बड़ी महती भूमिका का निर्वहन करना है। इसलिए एक त्रिसूत्री बनाई गई, राष्ट्र का उद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। दुर्भाग्य से देश में जो नीति चली वो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की चली, और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, वास्तव में उद्योगों का सरकारीकरण हुआ। किंतु मजदूर संघ की नीति है कि राष्ट्र का उद्योगीकरण होना चाहिए, अधिकतम उद्योग लगने चाहिए, उद्योग में श्रमिक आना चाहिए, मजदूर आना चाहिए। ये ऑटोमेशन और ये बाकी जो सिस्टम आज आए हैं, इसको भारतीय मजदूर संघ ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाते समय भारतीय मजदूर संघ ने इस बात का ध्यान रखा कि जहां टेक्नोलॉजी आवश्यक है, टेक्नोलॉजी मजदूर के श्रम को आसान करे, ना कि मजदूर का रोजगार खा जाए, जो अभी दिखाई देता है। इसलिए राष्ट्र का उद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। ये बहुत चर्चा में रहता है कि श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, इसका अर्थ क्या है? श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, इसका अर्थ इतना ही है कि इस देश का श्रमिक बाकी नागरिकों की तरह उतना ही देशभक्त है और उसको भी उतनी ही देशभक्ति के साथ अपना काम करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा ही था, राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित, ये तीनों अलग अलग नहीं है। शब्द जरूर अलग अलग है, राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित, किंतु ये तीनों अलग अलग नहीं है। ये तीनों एक ही चीज जुड़ी है। राष्ट्र का हित होगा तो उद्योग का हित होगा तो मजदूर का हित होगा। और वो कहा करते थे, अगर मजदूर गिर गया, यदि मजदूर खड़ा है तो राष्ट्र को गिरने नहीं देगा, और राष्ट्र गिर गया तो मजदूर किसके सहारे खड़ा रहेगा। यानी राष्ट्र और मजदूर ये दोनों एक दूसरे के पूरक इस नाते से, और एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक तीसरी बात ठेंगड़ी जी कहते थे
कि हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट की जो एक गलती रह गई है, जो एक चूक रह गई है, जो गैप रह गया है, उसको ठीक करने के लिए भारतीय मजदूर संघ जेन्युइन ट्रेड यूनियन चलाना चाहता है। हम जेन्युइन ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। वो गलती क्या रह गई ट्रेड यूनियन मूवमेंट में? दो ही पक्ष हो गए, या तो मालिक या तो मजदूर। जब भी कोई समझौता होता है किसी भी स्तर पर, तो या तो मालिक को लाभ, मालिक और मजदूर के बीच में समझौता होगा, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा गया, सामूहिक सौदेबाजी। अगर मैं इसको इस ढंग से परिभाषित करूं, बहुत विनम्रता से, बहुत क्षमा के साथ मैं एक बात बोलता हूं, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग ये रॉबरी जैसा है, सड़क पर डकैती जैसा है। जिसके पास जितनी ताकत होगी वो उतना छीन के ले जाएगा। मालिक में ताकत होगी देगा नहीं, मजदूर में ताकत होगी छीन लेगा। मजदूर उद्योग की चिंता नहीं करेगा, उद्योग मजदूर की चिंता नहीं करेगा। किंतु इसमें भारतीय मजदूर संघ के नाते सत्य दत्तोपंत जी ने कहा एक तीसरा जो पक्ष है वो है ग्राहक। उसको उन्होंने राष्ट्र कहा। यदि ग्राहक की चिंता नहीं हुई और दोनों के बीच में, क्योंकि हर व्यक्ति ग्राहक है कहीं ना कहीं, वो नौकरी करता होगा एक जगह, किसी एक उद्योग का प्रबंधक होगा, वो दूसरी जगह जाते ही ग्राहक होगा। इसलिए ग्राहक की चिंता करना ये इन दोनों का काम है। इन दोनों एजेंसी, मालिकों ने भी मजदूरों ने भी, और ग्राहक की चिंता करना यह एक बड़ी गाइडलाइन, बड़ी एक त्रुटि ठीक करने की दिशा में इसको भारतीय मजदूर संघ ने कहा नेशनल कमिटमेंट, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता। इससे पहले किसी ने सुना नहीं। भारतीय मजदूर संघ ने जब इसको बोलना शुरू किया तो हमारे बारे में बहुत सारी बातें कही गई, किंतु आज धीरे धीरे वो बात स्थापित हो रही है। एक बड़ी बात जो और हमने स्थापित की, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना से पहले ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भारत माता की जय के नारे नहीं लगते थे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में नारे लगते थे चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। यानी हमारा आपकी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं। उद्योग चले ना चले, देश संकट में हो ना हो, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, आप चाहे जो भी हो। हालांकि ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात थी, क्योंकि मैं एक बहुत सामान्य सा एक उदाहरण देता हूँ। मेरे कामरेड मित्र, उससे मेरी चर्चा भी हुई। मैंने कहा अगर दो बेटों में से एक बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो और दूसरा कहे कि पापा आपकी चाहे जो मजबूरी हो, मुझे तो आज ही नया पतलून चाहिए, नई पैंट चाहिए, तो उसमें उसकी मांग पूरी नहीं की जा सकती। वैसे ही मजबूरी में कोई काम नहीं हो सकता। भारतीय मजदूर संघ ने कहा देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। हम जो काम करते हैं वो देश हित में करते हैं, इसलिए हम उसका दाम भी हमको पूरा चाहिए। ये भारतीय मजदूर संघ ने नीति बनाई। और भारत माता की जय के नारे को भारत माता का नारा नहीं है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी इसको स्थापित किया। 1966 में कानपुर में एक आंदोलन हुआ इंश्योरेंस कर्मचारियों का, बीमा कर्मचारियों का। पहली बार भारतीय मजदूर संघ उस संयुक्त आंदोलन में था। जैसे ही उस आंदोलन में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय का नारा लगाया तो कामरेडों ने उस पर आपत्ति की, उस पर विवाद हुआ और भारतीय मजदूर संघ उस आंदोलन से बाहर हो गया। किंतु धीरे धीरे भारतीय मजदूर संघ अपनी बात पर अडिग रहा, हम आगे बढ़ते गए। उसका एक परिणाम यह निकला कि अभी निकट भूत में जब संयुक्त आंदोलन चल रहा था तो 8 नवंबर और 2013 को कामरेडों के एक बड़े नेता, एटक के उस समय के महामंत्री, अभी स्वर्गस्थ हुए गुरदास दास गुप्ता, उन्होंने पार्लियामेंट पर खड़े होकर के और ये स्वयं नारा दिया भारत माता की जय और वंदे मातरम। यानी उनको भी रियलाइज होने में 66 से लेकर 13 यानी लगभग 50 साल, उनको 48 साल लग गए ये बात रियलाइज करने में। और गुरदास दास गुप्ता ने उस दिन कहा कि आप बिना भारत माता की जय और वंदे मातरम बोले कोई ट्रेड यूनियन मूवमेंट दुनिया में चल नहीं सकता। हिंदुस्तान में जिसको ट्रेड यूनियन चलाना होगा उसको भारत माता की जय का उद्घोष करना ही होगा। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने एक पार्लियामेंट के दरवाजे पर सभी मजदूर संगठनों की जो सभा हुई उसमें उन्होंने बात रखी।
यानी भारत माता की जय। आज ये ट्रेड मूवमेंट में यदि स्थापित हुआ है, इसका सारा श्रेय भारतीय मजदूर संघ को जाता है, यानी दत्तोपंत जी को जाता है। भारतीय मजदूर संघ और दत्तोपंत जी, ये दो प्राण, दो शरीर एक प्राण है। दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए ये एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है। एक सरदार दत्तोपंत जी एक बात और कहा करते थे, ये जो सत्ता है किसी भी दल की हो, ये मदमस्त हाथी की तरह रहती है। हाथी जब चलता है तो आपका बगीचा हो, मेरा जंगल हो, वो उसको रौंदता हुआ ही चलता है। वो देखता नहीं है कि बगीचा जाएगा कि जंगल जाएगा, जो आएगा सामने उसको रौंदते हुए चलेगा। किंतु उसको नियंत्रण करने का काम उसके ऊपर बैठा हुआ महावत अपने अंकुश से करता है। वो अंकुश के द्वारा जब उसके गणनाल को दबाता है तो हाथी नियंत्रण में रहता है। सरदार दत्तोपंत जी कहा करते थे कि इस लोकतंत्र में सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए जन संगठन ये अति आवश्यक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर जन संगठन नहीं होंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। इसलिए सरदार दत्तोपंत जी ने हर क्षेत्र में जन संगठनों को खड़ा करने पर अपने पूरे जीवन भर ताकत लगाई। 60 साल के उनके सामाजिक जीवन में उनकी सारी ताकत जन संगठनों को सक्षम और मजबूत करने में लगी। बहुत प्रारंभ में 1949 में उन्होंने विद्यार्थी परिषद के नाम से विद्यार्थियों का संगठन बनाया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आज हिंदुस्तान का एक बड़ा संगठन बन गया। भारतीय मजदूर संघ बनाया 1955 में, जो अपने आप में एक बड़ा संगठन बन गया। आज 2 करोड़ से अधिक सदस्यता के साथ हिंदुस्तान का बड़ा संगठन है और दुनिया के मंच पर भारत के मजदूरों की बात कहने की ताकत रखने वाला संगठन ये भारतीय मजदूर संघ का निर्माण किया। जब आवश्यकता महसूस हुई, देश की आर्थिक नीति 1990 में जब बदली जा रही थी, तो उस समय उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच बना करके ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई करनी है, इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच नाम से एक मंच बनाया। समाज में भेदभाव समाप्त होना चाहिए, छोटे बड़े का भेद समाप्त होना चाहिए, इसलिए समरसता मंच बनाया। सब पंथों में समानता रहनी चाहिए, इसलिए सर्वपंथ समादर मंच नाम से बनाया। देश के न्यायालयों में, देश के न्यायालयों की दिशा ठीक रहे, वो भी इधर उधर ना करें, इसके लिए अधिवक्ता परिषद नाम के संगठन को उन्होंने खड़ा करने में मदद की और उसकी दिशा क्या हो इसको तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमको आश्चर्य होगा कि मजदूर संगठन, किसान संगठन, विद्यार्थी संगठन में काम करने वाला व्यक्ति देश के कला जगत की दिशा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए संस्कार भारती के लिए कला दृष्टि, इस पर उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ। कला दृष्टि के बारे में क्या, यानी अलग अलग प्रकार के जन संगठन बना करके सत्ता को नियंत्रण करना, सत्ता पर नियंत्रण रखना, सत्ता बेलगाम ना हो जाए, इसका एक महत्वपूर्ण काम ये दत्तोपंत जी ने किया। दत्तोपंत जी के बारे में 2 बातें कह करके अपनी बात समाप्ति की ओर करूंगा। दक्षिण भारत में हम में से बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे मित्र, विद्यार्थी, प्राध्यापक कन्याकुमारी गए होंगे। वहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के जो कन्याकुमारी गए होंगे तो निश्चित दर्शन करने के लिए गए होंगे। उसके अध्यक्ष रहे पी परमेश्वर जी। उनसे जब एक व्यक्ति ने पूछा, प्रश्न किया कि गीता में जीवन मुक्त एक शब्द आया है, वर्तमान संदर्भ में इसकी परिभाषा क्या है, तो परमेश्वर जी ने कहा कि दत्तोपंत जी को देखिए, वो मुक्त जीवन की परिभाषा है आज के वर्तमान संदर्भ में। ऐसा महत्वपूर्ण और बात उन्होंने कही। मित्रों, दुनिया 2 ही रास्ते जानती है, एक रास्ता पूंजीवाद का, एक रास्ता साम्यवाद का। डॉक्टर अंबेडकर ने भी आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम किया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आई
रुपए की समस्या और समाधान। वैसे ही ठेंगड़ी जी ने भी, जब दुनिया दो ही रास्ते पर भटक रही थी, पिछले 2000 साल में कोई विकास हुआ नहीं, और अभी हमने देखा पूंजीवाद के रास्ते पर जाने वाले देशों का इस कोरोना की महामारी में क्या हालत हुई। लाखों लाख लोग मर गए, कोई इलाज नहीं मिला। यानी विकास किया, उस विकास का परिणाम है कि आदमी पीछे छूट गया। यही हालत साम्यवाद की है। साम्यवादियों के मुल्क में भी मजदूर आदमी की स्थिति वही बनी, उनको तीसरा रास्ता नहीं पता। सरदार दत्तोपंत जी ने दुनिया के सामने एक तीसरा रास्ता बताने का प्रयत्न किया। उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि जैसे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के सूत्रों का भाष्य दूसरे सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरुजी ने किया, वैसे ही श्री गुरुजी ने जो आर्थिक सूत्र कुछ बताए, कुछ आर्थिक सूत्र पंडित दीनदयाल जी ने बताए, उनका भाष्य समय अनुसार सरदार दत्तोपंत जी ने किया। और वो तीसरा रास्ता क्या हो सकता है, समन्वय का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर उन्होंने एक बड़ा मार्गदर्शन किया। अंत में मुझे केवल एक उदाहरण आपको देना है। एक बड़े देश के अर्थचिंतक हुए, पहले वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को मानने वालों में थे, कम्युनिस्ट जगत से जुड़े हुए थे, डॉक्टर एमजी वोकरे। नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिज्म की थ्योरी पढ़ाने के लिए डॉक्टर वोकरे जाते थे, किंतु मन में बड़ा असंतोष था उनके। बाद में वो गांधी दर्शन की ओर मुड़े, वहां भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। वहां जब उनके मन को संतोष नहीं हुआ, तो एकाएक उनको ध्यान में आया कि एक तीसरी भी दुनिया है भारत में। वो भारतीय मजदूर संघ की ओर मुड़े। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के साहित्य का अध्ययन किया, और भारतीय मजदूर संघ के साहित्य का अध्ययन किया, सरदार दत्तोपंत जी से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के कारण से उनको ध्यान में आया कि भारत का अर्थ चिंतन तो बहुत ऊंचे स्तर का है। यहां तो 4 वेदों में एक पूरा वेद लिख दिया, अथर्ववेद। चाहे वो शुक्राचार्य की नीति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कितने बड़े बड़े विद्वान अर्थशास्त्र के जगत में हुए। उनका जब उन्होंने सारा अध्ययन किया, तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, हिंदू अर्थशास्त्र, हिंदू इकोनॉमिक्स नाम से एक पुस्तक भी लिखी। वह एक बार भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में उन्होंने सरदार दत्तोपंत जी से पूछा, सार्वजनिक रूप से मंच पर भाषण करते हुए, कि आपका विचार इतना उत्तम है, आप इतने उत्तम विचारों के साथ और पूर्ण विचार के साथ आप बड़े समृद्ध संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा व्यक्ति आखिर वही सब नीति पर क्यों चलता है जिस नीति पर बाकी लोग चलते हैं? तो ठेंगड़ी जी ने इसका उत्तर दिया कि छेद गोल है और मेरे हाथ में खूंटी चकोर है। मुझे जब तक छेद को मैं चकोर करने का सामर्थ्य नहीं रखता हूं, तो इसी गोल छेद में ही अपनी चकोर खूंटी ठोकने का प्रयास करना है। और मैं अपने सामर्थ्य से, भारतीय मजदूर संघ अपनी ताकत से, किसान संघ अपनी ताकत से इस छेद को चकोर करेगा ही, और चकोर करके उसमें चकोर खूंटी ठोकेगा ही। यानी देश की दशा और दिशा ये भारतीय चिंतन के आधार पर खड़ी होगी। कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई विदेशी विचार, कोई एलपीजी की नीति देश की दिशा और दशा ठीक नहीं कर सकती। अंततोगत्वा उस दुनिया को भारतीय चिंतन के आधार पर आना ही होगा। तेन तख्तेन भुंजिस्ता, इस विचार को लेना ही होगा। जियो और जीने दो। मैं और मेरा परिवार नहीं, मैं और मेरा देश नहीं, मैं और पूरा विश्व, कृणंतु विस्मारियम, इस सिद्धांत को स्वीकार करना ही होगा। यह जब करेंगे, इस आधार पर अब आप पूछ सकते हैं मेरे से कि आपका आर्थिक मॉडल क्या है। वास्तव में विचार के धरातल पर
अर्थशास्त्र के नाते हिंदू इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी गई, सरदे दत्तोपंत जी द्वारा थर्ड वे नाम की एक पुस्तक लिखी गई। किंतु जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि अभी उसकी सुनने की बहुत मानसिकता समाज में नहीं है, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, इसको सुनेंगे, समझेंगे और इसी रास्ते पर जाएंगे, तभी देश और दुनिया का भला होगा। अंत में मुझे केवल आपको एक सूचना इस नाते से देनी है, मेरे मित्र जो भी दत्तोपंत जी को पढ़ना चाहते हैं, विस्तृत रूप से जिनकी उनको जानकारी की इच्छा है, क्योंकि एक संयोग ऐसा है, ये जो वर्ष है पिछले 10 नवंबर से शुरू हुआ, इस 10 नवंबर 2020 तक का ये जो कालखंड एक साल का, ये सरदे दत्तोपंत जी का, जैसे मैंने पहले बताया, 10 नवंबर 1920 को उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका जन्म शताब्दी का वर्ष है। इस जन्म शताब्दी के वर्ष में एक महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है कि उनकी बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे भाषण, ऑडियो, वीडियो ये वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। जो मित्र पढ़ना चाहते हैं उसको वो www.dbthengdi.in इस साइट पर जाएंगे तो अभी तक लगभग एक 60-65 हजार पेज अपलोड हुए हैं, और साल आते आते हम 1 लाख पेज अपलोड करने की हमारी योजना है। यानी आप उनको व्यापक दृष्टि से उनके भाषण सुनना चाहे उनके शब्दों में, वो आप सुन सकते हैं, उनके लिखा हुआ पढ़ना चाहे वो आप पढ़ सकते हैं, पुस्तकें पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, उनके बारे में महापुरुषों ने जो कुछ कहा है अलग अलग समय पर, वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। ऐसा एक विस्तृत साहित्य है, dbthengdi.in इस पर उपलब्ध है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। मेरा इतना ही विषय आपसे करना था, केवल अंत में इतना ही कहना है कि दो महापुरुषों के जीवन में बहुत सारी समानताएं हैं, किंतु एक ही बात दोनों की अलग अलग दिशा में दिखाई देती है। वो है कि डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि मजदूरों की समस्या का समाधान राजनीति से होगा, और ठेंगड़ी जी ये मानते थे कि इसका समाधान गैर राजनीतिक मजदूर संगठन के की ताकत से होगा। मजदूरों की जन संगठन की जितनी ताकत होगी वैसा ही समस्या का समाधान होगा। इस प्रकार का दोनों महापुरुषों का चिंतन था। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात कहने का प्रयत्न किया है। आप में से जो मेरे मित्र कोई और जानकारी चाहेंगे तो मैं जितनी मेरे पास होगी निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करूंगा। बुद्ध को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जो एक प्रश्न पूछा गया शोध को बढ़ावा कि सरदे दत्तोपंत जी पर और डॉक्टर अंबेडकर पर शोध को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा कि शोध करने के लिए जिस मेरे मित्र को पढ़ने की इच्छा होगी, बल्कि केवल पढ़ना ही नहीं, तो हमने एक सुविधा दी है उसमें, आप जो भी डाउनलोड करना चाहेंगे पुस्तक या कोई पेज, वो डाउनलोड करने की भी सुविधा दी है। दत्तोपंत जी पर समग्र रूप से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से शोध की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। एक ऐसा छोटी जानकारी के साथ मेरे कोई और मित्र कोई बात पूछना चाहे तो पूछेंगे, नहीं तो मेरा विषय पूरा हो गया। कंटिन्यू भैया, कोई सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा। डॉक्टर बलवान जी को फोन कर ले। नहीं, जरूरत नहीं है, यही कमेंट बॉक्स में आएगा, मैं देख रहा हूँ। ये आपका सेट नहीं हुआ कमेंट्स वाला इसमें। कोई बात नहीं, मैं यहाँ देख रहा हूँ। आप ही कोई प्रश्न कर दो ना, ऐसे लगेगा कि दे दें। बस आप बलवान गौतम जी और यूनिवर्सिटी का आभार करते हुए क्लोज कर दीजिए। मैं अपनी ओर से विश्वविद्यालय के उपकुलपति मान्यवर अग्निहोत्री जी, डॉक्टर बलवान गौतम जी, किस्मत जी, इन सब का आभार व्यक्त करते हुए
भारतीय मजदूर संघ की ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। ये एंड करवा दीजिए वाला। हैं? कितने लोग जुड़े?